विद्युत अपघटनी सेल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। विद्युत अपघटनी सेल में हम लोग सबसे पहले समझेंगे विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसमें किस प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं और कैसे कराई जाती हैं। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तीसरा देखेंगे कि विद्युत अपघटन से संबंधित कुछ नियम, फैराडे के नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम को हम लोग देखेंगे। तो आज इन दो तीन टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि अपक्रियाएं कैसे होती हैं। अपक्रिया दो प्रकार की होती है, जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है या कोई भी अपक्रिया, वो दो प्रकार की होती है। एक स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया, एक स्वतः अप्रवर्तित अपक्रिया। स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया क्या होती है, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो स्वतः संपन्न होती हैं, किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन अपने आप पच जाता है, तो ये क्या हुआ, स्वतः प्रवर्तित, अपने आप हो रहा है। लेकिन जब हमको पढ़ाई करना रहता है तो कोई ना कोई हमको बोलता है, तब हम पढ़ाई करते हैं, ये क्या हुआ, स्वतः अप्रवर्तित। ऐसे रासायनिक अपक्रिया भी होती है कि कुछ रासायनिक अपक्रिया स्वतः होती हैं, कुछ रासायनिक अपक्रिया करानी पड़ती है। तो जो रासायनिक अपक्रिया स्वतः होती हैं उनको बोलते हैं स्वतः प्रवर्तित, जो रासायनिक अपक्रिया स्वतः नहीं होती उनको बोलते हैं स्वतः अप्रवर्तित। जैसे अगर हम सोडियम ले लें और क्लोरीन गैस ले लें, दोनों को मिला दें तो Na+Cl- बन जाता है। ये क्या हुआ, अपने आप हो गई, तो इसे बोल देंगे स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग Na+ ले लें और Cl- ले लें, दोनों को मिला दें तो Na और Cl2 अपने आप नहीं बनता है। ये रिएक्शन स्वतः अपने आप नहीं होती है। जब अपने आप स्वतः नहीं हो रही है तो इसको हम जबरदस्ती करवाएंगे, जबरदस्ती करवाएंगे तो उसे बोलते हैं स्वतः अप्रवर्तित। जो अपने आप ना हो स्वतः, उसे बोलेंगे स्वतः अप्रवर्तित। जो अपने आप हो जाए उसे बोलेंगे स्वतः प्रवर्तित। तो विद्युत अपघटनी सेल में इन्हीं स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाओं को विद्युत धारा प्रवाहित करके हम लोग कराते हैं, विद्युत ऊर्जा की सहायता से इन अभिक्रियाओं को संपन्न कराते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या है, ऐसे सेल जिनमें हम लोग स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं को विद्युत धारा की सहायता से संपन्न कराते हैं, उनको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। कैसे होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक पात्र है, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड NaCl को पिघला दिया। पिघलाने पे क्या होगा, Na+ मिलेगा और Cl- बन। हम लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, Na+ और Cl- पिघला दोगे तो Na+ और Cl- अलग अलग हो जाएंगे। Na+ मिला और Cl- मिला, इसमें हम दो मेटल की रॉड डाल दी, कोई मेटल है उसकी रॉड डाल दी और उसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को निगेटिव टर्मिनल से। तो इसमें जो आयन होंगे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और जिसपे निगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। जैसे ही हमको इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा और जो निगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। जैसे ये निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके ये अपचयित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन। और ये निगेटिव चार्ज है यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाके ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे होगा ऑक्सीकरण और यहाँ पे होगा अपचयन। जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है उसे बोलते हैं एनोड और जहाँ पे अपचयन हो रहा है उसको बोलते हैं कैथोड। तो कैथोड पे क्या हो रहा है कि सोडियम आयन जा रहा है और इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी सोडियम आयन सोडियम परमाणु में परिवर्तित हो रहा है, सोडियम परमाणु से सोडियम मेटल में बन जाएगा। एनोड से क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, अपचयन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। तो एनोड पे क्या हो रहा है, जो क्लोराइड आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन में परिवर्तित हो जा रहे हैं। Cl- किस में परिवर्तित हो रहा है, Cl2 में। वैसे होता क्या है, जो Cl- है ये इलेक्ट्रॉन देता है और Cl में परिवर्तित होता है, लेकिन Cl बहुत अनस्टेबल होता है। तो जैसे एक और Cl बनेगा तो Cl के साथ ये कनेक्ट करके Cl2 बना देगा। Cl अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया को क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण। क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो अब देखो Na+ किस में परिवर्तित हो गया, Na में। Cl- किस में परिवर्तित हो गया, Cl2 में।
Na प्लस और Cl माइनस विद्युत धारा की सहायता से किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, Na में और Cl2 में। ये अपने आप हुआ नहीं, इसमें हम विद्युत धारा का प्रयोग किए, ये स्वतः प्रवर्तित अपक्रिया नहीं है, स्वतः अप्रवर्तित अपक्रिया है। तो ऐसे स्वतः अप्रवर्तित अपक्रियाओं को हम लोग जिस सेल में संपन्न कराते हैं विद्युत धारा की सहायता से, उसको बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। समझ गए विद्युत अपघटनी सेल। अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल का उपयोग क्या है। विद्युत अपघटनी सेल का उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग है धातुकर्म। धातुकर्म का मतलब होता है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन। मेटल का एक्सट्रैक्शन मतलब मेटल को निकालना, उनके अयस्क से मेटल को प्राप्त करना। तो कुछ अयस्क का अपचयन जो होता है कार्बन की सहायता से हम लोग करा सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत सक्रिय होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उनका अपचयन हम लोग कार्बन की सहायता से नहीं करा पाते। जब कार्बन की सहायता से नहीं करा पाते हैं तो उनका अपचयन हम लोग कैथोड पे कराते हैं। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। जो सक्रिय धातुएं होते हैं, जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, तो इनके अयस्क को हम लोग पिघला लेते हैं। अयस्क को पिघला लेंगे, उसके बाद इसका हम लोग विद्युत अपघटनी सेल में अपचयन कराएंगे। किसकी सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से। तो ये कैथोड पर अपचयित हो जाएंगे, तो कैथोड पर हमको मेटल प्राप्त हो जाती है, शुद्ध मेटल प्राप्त हो जाती है। धातुकर्म का मतलब मेटल का एक्सट्रैक्शन, शुद्ध मेटल को प्राप्त करना। जिनका हम लोग अपचयन कार्बन की सहायता से नहीं कर पाते हैं, उनका हम लोग विद्युत अपघटनी सेल की सहायता से अपचयन कर लेते हैं और शुद्ध मेटल हमको प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, विद्युत लेपन। जैसे हमारे पास मान लो कोई एक मेटल है और उस पर हम किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ाना चाह रहे हैं। मान लो हमारे पास एक सस्ती मेटल है और हमें मन इच्छा है कि इसको हम बढ़िया सोने के दाम में बेचें, तो क्या करते हैं, उस पर हम सोने की एक पतली परत चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, उस पर हम सोने की एक पतली परत चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कैथोड की जगह पर उस जिसपे हमको परत चढ़ानी है उसको यूज कर लेते हैं कैथोड की जगह पे, और जिसकी परत चढ़ानी है उसके आयन को इस विलयन में रख लेते हैं। आयन क्या होंगे, इस कैथोड पर निक्षेपित होंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम आयन सोडियम में परिवर्तित हो रहा है, मान लो यहाँ पे गोल्ड आयन है तो किस में परिवर्तित होंगे, गोल्ड में परिवर्तित होंगे। इस पे अगर इस कैथोड की जगह पे तुम कोई दूसरा मेटल लगा लिए हो तो उस पे निक्षेपित होने लगेंगे, उस पे परत जमने लगेगी, तो गोल्ड की परत उस मेटल पर जम जाएगी जिसपे हमको नई परत चढ़ानी है। तो विद्युत लेपन कहाँ कैसे करते हैं हम लोग, कैथोड पर उस मेटल को लगा देते हैं जिसपे हमको परत को चढ़ानी है, और जिसकी परत चढ़ानी है उसके आयन को हम लोग कहाँ लेते हैं, विलयन में ले लेते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं विद्युत का शुद्धिकरण। तीसरा उपयोग क्या है इसका, धातु का शुद्धिकरण, सॉरी विद्युत नहीं धातु का। धातु का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक मेटल है, मेटल की रॉड है जो कि अशुद्ध है, उसमें कुछ अशुद्धियां मिली हुई हैं। अब उसको हमको प्योर करना है। मान लो ये सिल्वर की मेटल है, अब इसको कह रहे हैं कि प्योर कर दो, इसमें क्या अशुद्धियां दूर कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, उस इम्प्योर मेटल की रॉड को इस हम लोग एनोड की जगह पे प्रयोग कर देते हैं। मान लो हमारे पास एक मोटी सी रॉड है जो कि अशुद्ध है, सिल्वर की एक मोटी सी रॉड है जो कि अशुद्ध है, उसको हम लोग एनोड की जगह पे प्रयोग कर देते हैं, और कैथोड की जगह पर सिल्वर की शुद्ध धातु की एक पतली परत यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एक पतली सी रॉड कहाँ पे यूज कर लेंगे, कैथोड की जगह पे। तो यहाँ एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। तो सिल्वर क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा, यानी इलेक्ट्रॉन देगा। Ag से क्या बन जाएगा, Ag प्लस, और इलेक्ट्रॉन दे देगा। Ag से क्या बन गया, Ag प्लस ना। और एनो कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। जो सिल्वर है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Ag प्लस में, और इलेक्ट्रॉन दे देगा। एनोड पे ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, सिल्वर आयन। सिल्वर आयन किस में आ जाएंगे, इस विलयन में। कहाँ पे आ जाएंगे, इस विलयन में। अब जो ये Ag प्लस है, Ag प्लस कैथोड पर अपचयित हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, अपचयित। कैसे, इलेक्ट्रॉन लेगा और सिल्वर में परिवर्तित हो जाएगा, ये सिल्वर मेटल बन गई। तो हमको कैथोड पर शुद्ध मेटल मिल जाएगी, सिर्फ सिल्वर आएंगे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ सिल्वर जो होंगे सिल्वर के आयन में परिवर्तित होंगे, और सिल्वर आयन इस पर सिल्वर मेटल के रूप में निक्षेपित हो जाएंगे। तो हमको जो अशुद्धियां होंगी वो नीचे से में बैठ जाएंगी, और यहाँ से आयन में परिवर्तित होकर आयन से मेटल में परिवर्तित हो जाएगा। केवल सिल्वर हमको मिलेगा और इस पे निक्षेपित हो जाएगा, और ये शुद्ध मेटल की रॉड, एक मोटी रॉड, जो पतली रॉड यूज की हो मोटी हो जाएगी, और शुद्ध सिल्वर की रॉड हमको प्राप्त हो जाएगी।
यहाँ पे हम लोग धातु के शुद्धिकरण में समझ लिए इसका उपयोग कैसे करते हैं ना। अब तीसरा देखते हैं हम लोग इसके नियम को, जो इसमें पदार्थ बन रहे हैं उसकी मात्रा को निर्धारित करने वाले कुछ नियम है कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कितनी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करने पे कितनी मात्रा निक्षेपित होगी, कितनी मात्रा अक्षीकृत होगी या कितनी मात्रा अपचयित होगी, उसको हम लोग फैराडे के नियम से ज्ञात करते हैं। तो फैराडे का दो नियम है, एक प्रथम नियम से और एक द्वितीय नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रथम नियम। फैराडे का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुए या अक्षीकृत या अपचयित हुए पदार्थ की जो मात्रा है, जैसे ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीकरण, कैथोड पे हो रहा है अपचयन। तो एनोड पे ऑक्सीकृत और कैथोड पर अपचयित। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचयित हुई पदार्थ की जो मात्रा है उसमें प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। उसमें जितना आवेश प्रवाहित करोगे उसके अनुक्रमानुपाती होती है, यानी ज्यादा आवेश प्रवाहित करोगे तो ज्यादा निक्षेपित होगा, कम आवेश प्रवाहित करोगे तो कम निक्षेपित होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ये जेड कैसे आ गया, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाए, हमको एक नियतांक यूज किए, उस नियतांक को बोलते हैं जेड। जेड को नाम देते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बहुत अच्छा। अगर हम यहाँ पे क्यू को देखें, हम लोग जानते हैं विद्युत धारा I बराबर क्यू अपान पी। विद्युत धारा क्या होती है, करंट बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे, क्यू बराबर आई इंटू टी आ जाएगा। क्यू बराबर क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। अगर क्यू का मान यहाँ पे पुट कर दें, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, जेड इंटू आई इंटू टी, जेड इंटू आई इंटू टी। जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। समझ गए। जेड की परिभाषा अगर लिखनी है हम कैसे लिखेंगे, अगर I का मान 1 ले लें और T का मान 1 ले लें, यानी एकांक धारा एकांक समय के लिए प्रवाहित की जाए। I का मान 1 ले लें और T का मान 1 ले लें, मतलब एकांक विद्युत धारा एकांक समय के लिए प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ऑक्सीकृत या अपचयित पदार्थ की मात्रा किसके बराबर हो जाएगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगी। ऑक्सीकृत या अपचयित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, फैराडे का द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जैसे हमारे पास कई विद्युत रासायनिक विद्युत अपघटनी सेल है, एक से अधिक विद्युत अपघटनी सेल है और सब में समान विद्युत आवेश प्रवाहित किया गया समान समय के लिए, यानी समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई समान समय के लिए। मान लो 5 हैं, पांचों में इसमें भी उतनी विद्युत धारा उतने समय के लिए प्रवाहित की गई, इसमें भी उतनी विद्युत धारा उतने समय के लिए प्रवाहित की गई, सभी में समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित की गई। अगर ऐसा करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचयित पदार्थ की मात्रा है, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकृत या अपचयित पदार्थ की जो मात्रा है वो किसके बराबर होगी, तुल्यांकी भार के बराबर होगी। W किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होगा। जो पदार्थ निक्षेपित हो रहा है उसके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होगा। ऑक्सीकृत या अपचयित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होगा। तो W इज इक्वल टू, हम लोग एक कांस्टेंट लगा सकते हैं K इंटू ई। तो इधर E को इधर ले आएंगे, W अपान E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि भार बटे तुल्यांकी भार का जो अनुपात है, भार और तुल्यांकी भार का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है। अगर सभी सेल के लिए लिखें, मान लो 3 सेल थे, तीनों सेल के लिए लिखें या 5 सेल, पांचों के लिए लिखें, तो W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2, W3 अपान E3 बराबर K, एक नियतांक रहेगा ना। यह फैराडे का द्वितीय नियम है कि बहुत सारे सेल हैं, समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाएगी, तो उसमें जो निक्षेपित या ऑक्सीकृत या अपचयित पदार्थ की मात्रा है और जो उसका तुल्यांकी भार है उसका अनुपात एक नियतांक होगा सभी के लिए ना, नियत रहेगा। ठीक, दोनों नियम को हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि एक फैराड क्या होता है। अगले टॉपिक जो देख रहे हैं, एक फैराड क्या होता है। तो एक फैराड होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक फैराड क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। 1 मोल तो जानते ही हम लोग 6.022 गुणे 10 घात 23, 6.022 गुणे 10 घात 23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा उसको बोलते हैं एक फैराड। एक फैराडे, एक फैराड दोनों कह सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घात -19। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम। मात्रक के साथ में रखना, 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
6.022 × 10⁻23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, 1 मोल से गुणा कर दो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, ये आ जाता है 96,500। 96,500 1 फैरेड बराबर हो जाता है 96,500 कूलाम। तो आज हम लोगों ने ये तीनों टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने विद्युत अपघटनीय सेल को समझ लिया, जिसमें हम लोग स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अपक्रिया को समझा, विद्युत अपघटनीय सेल का उपयोग समझा। उसके बाद हम लोग देखे कि मात्रा का निर्धारण करने वाले नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ये हम लोग आज कंप्लीट किए, आगे का टॉपिक हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। विद्युत अपघटन का जो उत्पाद है वो क्या होगा, विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रोड और कैथोड पर प्राप्त हो रहा है वो कौन होगा, कैसा होगा, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास हम लोगों ने देखा कि किसी भी विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पे कुछ मिलता है और एनोड पे कुछ मिलता है। तो कैथोड पर कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, इसको कौन डिसाइड करता है। जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड इधर है, ये तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आयन है, Na+, H+, Cl- H2O, और भी मान लो इसमें आयन मैंने ऐड कर दिया। तो अब कौन सा आयन इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, कौन सा आयन इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा, किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा, ये कौन डिसाइड करता है। तो उस कारक को हम लोग आज समझेंगे, यानी कि विद्युत अपघटन के उत्पाद को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत अपघटन के उत्पाद मतलब कैथोड पे क्या बन रहा है और एनोड पे क्या बन रहा है, उसको कौन प्रभावित कर रहा है, उसको हम लोग आज समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहला जो कारक है वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे प्रभावित करता है, तो कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो किसका अपचयन होगा, कौन से स्पीसीज का अपचयन होगा, आयन का या एलिमेंट का, किसका, कौन से एलिमेंट का अपचयन होगा। तो अपचयन उसका होगा जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा। मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा। जैसे इसमें कई सारे आयन हैं, तो किस आयन का अपचयन होगा ये कैसे डिसाइड होगा, जिसके लिए मानक अपचयन विभव अधिक होगा। जैसे मान लो हमारे पास दो आयन है K+ और Ag+, इनको दोनों को हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, विद्युत अपघटनीय सेल में रख दिए, तो किसका अपचयन होगा, कैथोड पर किसका अपचयन होगा। तो इसका मानक अपचयन विभव है -2.93, इसका मानक अपचयन विभव है 0.80। तो जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो किसका अपचयन होगा, इसका अपचयन होगा, इसका नहीं होगा। जिसका मानक अपचयन विभव अधिक है उसका अपचयन होगा। ठीक, अब देखते हैं कि एनोड पे किसका ऑक्सीकरण होगा। कैथोड पे अपचयन होता है और एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे किसका ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण उसका होगा जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा। जैसे बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स उपस्थित हैं, ये इलेक्ट्रोड है, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण होगा, किस स्पीसीज का, किस आयन का, किस परमाणु का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण होने के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक होना चाहिए, मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव है 2.37 और यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव है 0.74। इसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, इसका ऑक्सीकरण विभव कम है, तो इसका इस स्पीसीज का ऑक्सीकरण एनोड पर होगा। अगर दोनों उपस्थित हैं तो इसका होगा इसकी तुलना में, इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है। पहला कारक क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन विभव ज्यादा होगा तो कैथोड पर उसका अपचयन होगा, जिसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा उसका एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। ठीक, दूसरा चीज है इलेक्ट्रोड का प्रकार। जैसे हम लोग यहाँ पे जो मेटल की रॉड यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्टिव, एक तो इनर्ट, यानी एक सक्रिय इलेक्ट्रोड, एक तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब है कि वो अक्रिया में भाग लेगा, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब है कि वो अक्रिया में भाग नहीं लेगा। यानी जब हम ऑक्सीकरण या अपचयन देख रहे होंगे, उसका अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव, तो हमको इलेक्ट्रोड का भी ऑक्सीकरण और अपचयन विभव देखना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो मेटल की रॉड, वो भी तो परमाणु है, उसमें भी तो परमाणु है, उसका भी ऑक्सीकरण और अपचयन विभव देखना पड़ेगा अगर वह इलेक्ट्रोड सक्रिय है तो। अगर सक्रिय नहीं है तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो इलेक्ट्रोड से किस प्रकार उत्पाद प्रभावित होता है, अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड है तो उसका भी ऑक्सीकरण अपचयन विभव हमको देखना पड़ेगा, वो भी ऑक्सीकृत या अपचयित हो सकता है। ठीक, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड में मुख्यतः दो यूज हो जाते हैं, एक तो प्लेटिनम और एक कॉपर, कॉपर नहीं, प्लेटिनम और गोल्ड या ग्रेफाइट का भी यूज हो जाता है। ग्रेफाइट मतलब कार्बन, ग्रेफाइट।
तो ये मुख्य 3 इलेक्ट्रोड हैं जो जिसके इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, और भी हो सकते हैं। तीसरा जो कारक है वो है सांद्रता। जो तुम्हारे विद्युत अपघटनी सेल में आयन उपस्थित हैं उनकी सांद्रता क्या है, उसकी सांद्रता भी विद्युत अपघटन के उत्पाद को प्रभावित करती है कि कौन सा उत्पाद बनेगा। कैसे? अगर सांद्रता बढ़ा देंगे तो उसका ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाता है, अगर सांद्रता बढ़ा देंगे तो उसका अपचयन विभव भी बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर ऑक्सीकरण विभव भी बढ़ जाता है, अपचयन विभव भी बढ़ जाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन विभव बढ़ गया तो अब ऑक्सीकरण और अपचयन विभव ही उत्पाद को निर्धारित करते हैं, जो हम लोग पहला कारक पढ़े। ऑक्सीकरण और अपचयन विभव अगर बढ़ रहा है तो उसका उत्पाद भी बदलेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम लोग टन NaCl का जलीय विलयन लिए, टन NaCl मतलब इसमें Cl माइनस आयन की सांद्रता कम होगी, तो वहां पे एनोड पे जल का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसमें क्या है, जल भी है, Cl माइनस Na प्लस है, तो जल का ऑक्सीकरण हो सकता है और Cl माइनस का ऑक्सीकरण हो सकता है। तो जल का जो ऑक्सीकरण हो सकता है और Cl माइनस का, Cl माइनस की सांद्रता अगर कम है तो जल का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे मिलती है। लेकिन अगर कंसंट्रेट NaCl लिए, टन लिए तो जल का हुआ, कंसंट्रेट ले लिए यानी सांद्र NaCl का सॉल्यूशन ले लिए, तो उस केस में क्या होता है कि Cl माइनस की सांद्रता ज्यादा होती है। और हम लोग जानते हैं जैसे ही सांद्रता बढ़ेगी ऑक्सीकरण विभव भी बढ़ जाता है, उसका अपचयन विभव भी बढ़ जाता है। अपचयन वाले का अपचयन विभव बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण वाले का ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाता है। तो Cl माइनस का ऑक्सीकरण विभव बढ़ जाता है। तो अब जल का ऑक्सीकरण नहीं होगा, उससे ज्यादा ऑक्सीकरण विभव Cl माइनस का हो गया, तो अब Cl माइनस का ऑक्सीकरण होता है और Cl2 हो जाता है। यानी सांद्रता बढ़ेगी तो उत्पाद प्रभावित होगा क्योंकि उसका ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव बढ़ जाए। अगला कारक देखते हैं हम लोग, अतिविभव। अतिविभव किस तरीके से प्रभावित करता है? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दो पक्ष होते हैं, एक तो उसका थर्मोडायनेमिक्स, एक होता है उसका काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है उष्मागतिकी, कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसको बताता है उसका थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। और कोई रिएक्शन कितनी तेज होगी वो उसको बताता है बलगतिकी। अगर थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है ये रिएक्शन होगी, लेकिन बलगतिकी कह रहा है ये रिएक्शन बहुत स्लो है, तो हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मान लो जैसे थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कह रहा है कि एक रिएक्शन है ग्रेफाइट, जो हीरा है वो ग्रेफाइट में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन बलगतिकी आके कह दिया कि ये रिएक्शन 10 लाख साल बाद होगी, क्या हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यही दो कारक काम करते हैं। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं रिएक्शन से। जैसे Cl माइनस Cl2 में परिवर्तित हो रहा है, अगर Cl माइनस का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण विभव होता है -1.36 वोल्ट, ठीक। और जल का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण विभव होता है -1.23 वोल्ट। तो किसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है? इसका ऑक्सीकरण विभव कम है, इसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है। तो इसके अनुसार किसका ऑक्सीकरण होना चाहिए एनोड पर? हम लोग अभी देखे कि जिसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा उसका ऑक्सीकरण होगा, और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है तो इसका ऑक्सीकरण होना चाहिए। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार है। बलगतिकी कहता है ये जो रिएक्शन हो रही है बहुत स्लो है, इस पोटेंशियल पर बहुत स्लो है। अगर इसको ऑब्जर्वेबल यानी देखने लायक की स्पीड इसकी लानी है तो उसके लिए जो इसका ऑक्सीकरण विभव होता है वो होता है -1.48 वोल्ट, ठीक। इसके अनुसार तो क्या होना चाहिए था, इसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है इसका कम है, तो ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन ये वाली नहीं होती है। ये वाली रिएक्शन एनोड पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका जो ऑब्जर्वेबल ऑक्सीकरण विभव है, एक्चुअल ऑक्सीकरण विभव है जिससे ये रिएक्शन होती हुई दिखाई देगी, वो ऑक्सीकरण विभव होता है -1.48 वोल्ट। इससे थोड़ा सा कुछ ऐड करना पड़ेगा वोल्टेज हमको। जब जो एडिशनल वोल्टेज है उसी को बोलते हैं अतिविभव, उसी को बोलते हैं अतिविभव। तो अतिविभव के कारण इसका ऑक्सीकरण विभव अधिक है फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो रही है और ये वाली रिएक्शन हो जा रही है। समझ गए ये बात? जो इसका 1.23 वैल्यू है इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो ऐड कर रहे हैं इस एडिशनल वोल्टेज को क्या बोलते हैं? अतिविभव, ठीक। उस अतिविभव के कारण ही वो रिएक्शन ऑब्जर्वेबल रेट से होगी यानी देखने लायक स्पीड से होगी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कैसे होगा, उसमें क्या उत्पाद बनेगा, ये सब हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें हम लोग किसी चीज का जलीय विलयन भरेंगे और विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या क्या उत्पाद बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोड पे क्या बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमको क्या क्या लगभग पढ़ना है, जैसे HCl के जलीय विलयन का हम लोग देखेंगे कि क्या उत्पाद बन रहा है,
कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बन रहा है। ऐसे हम लोग H2SO4 के लिए देखेंगे कि कैथोड पे क्या बन रहा है, एनोड पे क्या बनेगा, सबका जलीय विलयन लेंगे। ठीक, AgNO3 का देखेंगे कि इसके जलीय विलयन में क्या कैथोड पे बन रहा है, एनोड पे बन रहा है। NaCl के जलीय विलयन में देखेंगे, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में देखेंगे, इन सभी के जलीय विलयन में देखेंगे। यानी जितने भी विलयन लेंगे सब में जल उपस्थित होगा। तो हम पहले ही देख लेते हैं कि जल का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव क्या है, ताकि हम लोग किसका ऑक्सीकरण विभव होना है, किसका अपचयन विभव होना है, वो इसी के टर्म पे डिसाइड करते हैं कि अपचयन विभव क्या है, ऑक्सीकरण विभव क्या है। तो जल का ऑक्सीकरण विभव अगर हमको पहले से पता होगा, हम लोग जल को पहले से बता पाएंगे कि ये ऑक्सीकृत होगा या नहीं होगा, और दूसरे का ऑक्सीकरण या अपचयन होगा कि नहीं होगा। तो जल का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव को हम लोग पहले ही समझ लेते हैं। जल का ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, जल का जब ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का देना, जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या होगा, ये ऑक्सीकरण अक्रिया होती है, H2O का H+ में और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन देगा। इसका ऑक्सीकरण विभव है -1.23 वोल्ट। और जल का अपचयन विभव क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपचयन होगा, जब अपचयन होगा तो H2 और 2OH- बनेगा और इसका मानक अपचयन विभव होता है -0.83 वोल्ट। यहाँ पे हमको दो चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या, एक तो ये रिएक्शन और इसका ऑक्सीकरण विभव, और एक ये रिएक्शन और इसका अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव कितना है, -1.23 वोल्ट, और अपचयन विभव क्या है, -0.83 वोल्ट। कैसे याद करोगे रिएक्शन को, H2O से क्या इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस चाहिए, प्लस के लिए क्या बना H+, H+ के अलावा और क्या है ऑक्सीजन में, H के अलावा O है, जल में H के अलावा क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से कौन सी गैस बनी, O2। तो H2O से क्या बना, H+, O2 और इलेक्ट्रॉन। अब जल का अपचयन विभव वाली अक्रिया कैसे याद करेंगे, H2O का अपचयन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमको निगेटिव चार्ज उस साइड में चाहिए, उस साइड में निगेटिव चार्ज के लिए क्या लगा दिए, OH-, जल का OH-। अब OH- आ गया तो ऑक्सीजन उसमें बन गई है, तो बचा कौन सा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें बन जाती है, इसमें ऑक्सीजन गैस बनी, इसमें हाइड्रोजन गैस बनी, इसमें H+ बना, इसमें OH- बना, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया। समझ गए इतनी बात। तो ये आगे हम लोग देखेंगे इन सभी के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कैसे होगा।